Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 6th and as you know we are studying in the geography section lesson 1. हम लोग स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी सेक्शन का लेसन 1 विच नेम इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, जिसका नाम है पृथ्वी और इसका सौर परिवार. डियर स्टूडेंट्स, इट इज द 5th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का वीडियो 5वां वीडियो है इस लेसन का एंड वी हैव टू फिनिश द लेसन टुडे. आज हमें ये लेसन फिनिश करना है एंड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन टुडे. आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन. आइए पढ़ते हैं इस लेसन का लास्ट पॉइंट. द मून एंड इट्स फेजेज. चंद्रमा और इसकी अवस्थाएं, फेजेज यानी इसकी पोजीशंस, इसकी कलाएं, जैसे हिंदी में इसके लिए शब्द है कलाएं. चंद्रमा और इसकी कलाएं, फेजेज का मतलब है हिंदी में कलाएं और वैसे इसकी स्थितियां. चंद्रमा और इसकी स्थितियां. द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट. चंद्रमा है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है. जो मून है वो एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है ऑफ द अर्थ, धरती का. देखिए वैज्ञानिकों के द्वारा भेजे हुए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, जो मशीनरी सैटेलाइट है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो प्राकृतिक सैटेलाइट है धरती का, वो एक ही है, वो है मून. इट लाइज, ये स्थित है 3,84,400 किलोमीटर अवे. ये है 3,84,400 किलोमीटर दूर फ्रॉम द अर्थ, धरती से. इसकी जो दूरी है धरती से वो 3,84,400 किलोमीटर दूरी है अर्थ से. एंड मेक्स, और बनाता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर. और एक धरती के, देखिए आपको हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. चक्कर लगाने को रिवॉल्व करना कहते हैं और अपनी जगह पे घूमने को रोटेशन कहते हैं. तो जो चंद्रमा है, जो मून है, वो अपने अर्थ का सैटेलाइट है, तो वो अर्थ के रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, यानी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है. एक चक्कर लगाने में उसको 28 डेज लगते हैं, 28 दिन लगते हैं. इट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मेक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी पूरा चक्कर लगाता है ऑफ द अर्थ, धरती का, इन अबाउट 28 डेज, लगभग 28 दिनों में. यानी 28 दिनों में 1 रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड, धरती के चारों ओर. एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगते हैं इसको. इट आल्सो टेक्स द सेम टाइम, और इतना ही समय ये लेता है टू रोटेट 1 अबाउट इट्स एक्सिस, और इतना ही समय ये अपने एक्सिस पर यानी अपनी धुरी पर रोटेट करने में लेता है. देखिए 2 प्रकार की गति होती है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की, किसी भी पिंड की जो कि चक्कर लगाता है वो 2 प्रकार से गति करता है. एक तो चक्कर लगाता है चारों ओर, दूसरा अपने गोल गोल घूमता है. जैसे गेंद को अपन पकड़ करके ऐसे गोल घुमा देते हैं तो वो कैसे अपनी धुरी पर घूमती रहती है. ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब कैसे घूमता है, तो उस तरह से अपनी धुरी पर घूमने को रोटेशन कहते हैं और चारों ओर चक्कर लगाने को रिवॉल्वेशन कहते हैं. तो ये जो ये जो मून है वो अपनी अर्थ के रिवॉल्व करने में भी 28 डेज लेता है, और उतना ही टाइम यानी 28 डेज में ही ये अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है, यानी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है. यानी दोनों ही प्रकार से, चाहे रिवॉल्वेशन के लिए बात करें चाहे रोटेशन के लिए बात करें, तो ये दोनों ही चीजों में 28 डेज लेता है. दिस इज वाई, इसीलिए दोनों चीजों में एक जैसा समय लेता है, इसीलिए वी ऑलवेज सी, हम हमेशा देखते हैं, द सेम साइड ऑफ द मून, मून की एक ही साइड हम देख पाते हैं. हालांकि
ये घूमता रहता है, अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, लेकिन ये अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर रोटेट करने में भी उतना ही टाइम लेता है जितना कि ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में लेता है। इसलिए हमें मून की वन साइड ही हमेशा दिखती है, पीछे की साइड नहीं दिखती है कभी भी। एंड नेवर गेट टू सी, और कभी हम देख नहीं पाते हैं, इट्स अदर, दूसरी जो इसकी साइड है, और डार्क साइड, या जो दूसरी तरफ जो अंधेरी साइड होती है। एक तरफ उजाला होता है, आधे पे अंधेरा होता है, क्योंकि सन का जो लाइट है वो वन साइड पे ही इसके फ्लैश होता है। तो वो जो साइड, वन साइड जो होती है जहां पर सन की जो लाइट है वो फ्लैश होती है, वही साइड हम देख पाते हैं। और इसका कारण जो है ये क्वेश्चन में भी आएगा, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों चीजों में सेम टाइम लेता है। रोटेशन में भी 28 डेज लेता है और रिवॉल्व करने में भी 28 डेज लेता है। इसलिए मून की वन साइड ही हमेशा हम देख पाते हैं, जो इसकी अदर साइड है या जो इसकी डार्क साइड है वो हम नहीं देख पाते हैं। द डायामीटर, डायामीटर का मतलब होता है व्यास। ये कई बार आ चुका है शब्द, मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो कोई भी जो सर्कल होता है, जो गोला होता है, उसके सेंटर से लेकर के उसकी सरकमफ्रेंस यानी इस परिधि तक का जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसको रेडियस कहते हैं। त्रिज्या, हिंदी में रेडियस त्रिज्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। और ये रेडियस का जो दुगुना होता है, डबल, वो डायामीटर होता है। या हम किसी भी सर्कल के वन साइड से लेके सेकंड साइड तक जाएं तो ये डायामीटर कहलाता है। तो डायामीटर जो है चंद्रमा का, यानी मून का जो डायामीटर है ऑफ द डायामीटर ऑफ द मून का जो डायामीटर है इज 1/4, ये धरती से चौथाई है केवल। यानी ये कितना बड़ा है मून, तो इसकी जो चौड़ाई है, डायामीटर को हम वैसे तो व्यास कहते हैं हिंदी में, लेकिन समझने के लिए चौड़ाई भी कह सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो 1/4 है अर्थ से, यानी धरती की तुलना में चौथाई इसकी चौड़ाई है, यानी धरती से 4 गुना कम है ये इसकी चौड़ाई। मून इज 1/4, यानी 1/4 यानी 1/4 है ये इसकी जो डायामीटर है। एंड इट्स ग्रेविटी, और इसकी जो ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है जो इसका, वो 1/6, वो 1/6 है, यानी धरती से 6 गुना कम है इसका बल। धरती से इसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी फोर्स है जो धरती अपनी ओर चीजों को खींचती है, तो धरती का जितना ग्रेविटी फोर्स है उसकी तुलना में 1/6 यानी 1/6, यानी छठा हिस्सा, 6 में से 1 हिस्सा यानी छठा हिस्सा, इतना ही इसका ग्रेविटी फोर्स है। और इसका जो डायामीटर है वो 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ से। तो दोनों चीजें यहां पे बताई गई है। इसका डायामीटर 1/4 है धरती की तुलना में, अर्थ की तुलना में, और इसकी जो ग्रेविटी फोर्स है, जो आकर्षण क्षमता है, खींचने की क्षमता है, वो 1/6 है, यानी छठा भाग है धरती की तुलना में। द मून, चंद्रमा 10 यानी इस तरह से हैज नो एटमोस्फियर, इसलिए इस तरह से चंद्रमा पर एटमोस्फियर नहीं है, यानी वायुमंडल नहीं है। एंड नो वाटर, और इस पे पानी भी नहीं है। चंद्रमा पर न तो वाटर है न एटमोस्फियर है। एटमोस्फियर यानी वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है वहां पर। नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, नो लाइफ फॉर्म यानी रूप, कोई भी जीवन का रूप नहीं है। एग्जिस्ट यानी उपस्थित, ऑन द मून यानी चंद्रमा पर जीवन का कोई भी रूप चंद्रमा पर एग्जिस्ट नहीं है, उपस्थित नहीं है। यानी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी प्रकार का जीव चंद्रमा पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो उपस्थित नहीं है, क्योंकि न तो वहां पर वाटर है न वहां पर एटमोस्फियर है, यानी वायुमंडल नहीं है, कोई भी प्रकार की गैस नहीं है ऑन द मून बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण से। किसके कारण से? कि वहां पर वाटर नहीं है, वहां पर एटमोस्फियर नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भी लाइफ की फॉर्म यानी किसी भी प्रकार का जीवन का रूप वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उपस्थित नहीं है। द सरफेस ऑफ द मून, जो चंद्रमा की सरफेस है, उसकी सतह है,
इज फुल ऑफ क्रेटर्स, वो खड्डों से भरी हुई है। क्रेटर कहते हैं खड्डों। हमने पढ़ा है कि जब ये एस्टेरॉइड्स, नॉट एस्टेरॉइड, मेटोर्स, जब मेटोर्स यानी उल्काएं जाकर के टकराती है कहीं पर तो बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, उनको क्रेटर कहते हैं। तो चंद्रमा पर उल्काएं टकराती ही रहती है क्योंकि वहां पर उल्काएं जलती नहीं है। धरती पर आते आते तो जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है धरती का, उसके साथ फ्रिक्शन होता है, उसके साथ घर्षण होता है, उसके कारण वो जल जाती है। लेकिन वहां तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, अभी अभी अपन ने पढ़ा है, इसलिए वो जलती नहीं है और आकर के गिरती है वहां पर चंद्रमा की सतह पर, उसकी सरफेस पर, और खड्डे खड्डे हो जाते हैं, बहुत खड्डे हैं वहां पर। तो फुल ऑफ क्रेटर्स यानी खड्डों से भरपूर है उसकी सरफेस। मेनली, मुख्य रूप से, बिकॉज यानी क्योंकि, यानी ये क्यों है बड़े बड़े खड्डे उसकी सतह पर? बिकॉज यानी क्योंकि ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ मेटियोरिटीज, उल्का पिंड। मेटियोर यानी उल्काएं होती है, मेटियोरिटीज यानी उल्का पिंड यानी छोटी उल्काएं। जो छोटी उल्काओं का बम्बार्डमेंट है यानी उनकी बमबारी, यानी बम की तरह धमाधम गिरती रहती वहां। क्या कारण है वहां पर बड़े बड़े खड्डों का? द बम्बार्डमेंट ऑफ मेटियोरिटीज, उल्का पिंडों की बम्बार्डमेंट यानी बमबारी। उल्का पिंडों की जो बमबारी होती है, वहां उल्का पिंडे जो गिरती रहती है, इसके कारण से वहां क्रेटर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, खड्डे ही खड्डे हैं। विच स्ट्राइक, जो कि टकराते हैं, इट्स सरफेस, इसकी सतह पर, अनबर्न्ट, बिना जले हुए। जलते नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अर्थ की ओर आते हैं तब तो जल जाती है, जो मेटियोर्स होते हैं वो जल जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके साथ में जब उसका घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वो बर्न हो जाते हैं। लेकिन वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एज यानी क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेयर, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है टू बर्न देम अप, उनको जलाने के लिए। तो इसलिए वहां पर मेटियोर्स गिरते रहते हैं और क्रेटर्स यानी खड्डे बनते रहते हैं। द मून इज विजिबल टू अस इन द नाइट स्काई, चंद्रमा हमें देखने योग्य होता है इन द नाइट स्काई, रात के आसमान में। चंद्रमा हमें रात को ही दिखाई देता है, नाइट स्काई में यानी रात के आसमान में ही हमें यह दिखाई देता है। इन वेरियस शेप्स, अलग अलग आकृतियों में। आपने भी देखा होगा, कभी गोल दिखता है, कभी कटा हुआ दिखता है, कभी छोटा, कभी बड़ा। डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्ट, ये जो अलग अलग आकृतियों में दिखता है, अलग अलग शेप्स में दिखता है, ये डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्ट, ये इसके उस हिस्से पर निर्भर करता है। दैट इज लाइटेड अप, जो कि लाइटेड होता है, जो कि प्रकाशमान होता है, बाय द सन, सूर्य के द्वारा। यानी सूर्य के द्वारा जो हिस्सा इसका प्रकाशमान होगा वो हमें दिखाई देता है। द शेप ऑफ मून बिकम्स, जो मून का जो शेप है, जो चंद्रमा की आकृति है, बिकम्स बिगर, हो जाती है बड़ी, और बड़ी। बिग से बनता है बिगर यानी और बड़ी। जो चंद्रमा की आकृति है वो बड़ी बनती जाती है ड्यूरिंग 1/2 ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ 28 डेज। ये 28 दिनों में जो धरती का एक चक्कर लगाता है, इसके 1/2 यानी आधे समय में इसकी आकृति बढ़ती जाती है। 28 दिनों का जो टाइम पीरियड है जिसमें ये रिवॉल्व करता है, धरती के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, इन 28 दिनों में से आधे समय में तो इसकी जो शेप है वो बिगर होती जाती है, बड़ी होती जाती है। वाइल, जबकि इन द अदर हाफ पीरियड, और जो 28 दिनों में से 14 दिन तो बड़ी होती जाती है और बाकी के जो 14 दिन है अदर हाफ पीरियड, दूसरा जो हाफ पीरियड है, इट बिकम्स स्मॉलर, ये छोटी होती जाती है। वो आपने भी देखा होगा कि 14 दिन तो चांद बढ़ता है, फिर पूरा गोल हो जाता है, फिर 14 दिन घटता है, फिर गायब हो जाता है। तो ये जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो जिनमें बढ़ता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिस ग्रोइंग पीरियड इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून।
ये जो ग्रोइंग पीरियड है जिसमें ग्रो करता है, ग्रो यानी बढ़ता है, जिन 14 दिनों में जो मून है वो ग्रो करता है, जिनमें वो बढ़ता है, उसको वैक्सिंग पीरियड कहते हैं। हिंदी में अपन इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष को वैक्सिंग पीरियड कहते हैं, जिसमें ग्रो करता है। वाइल द रिड्यूसिंग पीरियड, और जिसमें वो रिड्यूस करता है, घटता है, इज कॉल्ड वैनिंग ऑफ द मून, उसको चंद्रमा की वैनिंग का पीरियड कहते हैं, हम उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। द हैपन्स बिकम ऑफ द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द मून ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। द हैपन्स ये इस तरह इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजिशंस, क्योंकि जो इसकी अलग अलग पोजिशंस बनती है, ऑफ द मून यानी चंद्रमा की, ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, धरती के चारों ओर जब ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसकी जो अलग अलग पोजीशंस बनती है, उसके कारण से ये 14 दिन तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है और 14 दिन घटता हुआ दिखाई देता है। तो उसका कारण यही है, इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, धरती के चारों ओर ये जो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इसके कारण से ये इसके 14 दिन जो बढ़ता हुआ और 14 दिन घटता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इट इज इफ ए पर्सन वेट्स 60 kg ऑन अर्थ, यदि एक व्यक्ति का वजन 60 kg है धरती पर, यदि किसी आदमी का वजन धरती पर 60 किलो है, व्हाट विल ही वेट, तो वो उसका क्या वेट होगा, क्या वजन होगा ऑन द मून, चंद्रमा पर। धरती पर अगर कोई चीज 60 किलो की है तो चंद्रमा पर कितने किलो की होगी? तो हमने पढ़ा है कि चंद्रमा की जो ग्रेविटी है, यानी वो खींचने की जो क्षमता है, देखो किसी भी अपने यहाँ पर कोई भी जो वजन होता है किसी भी चीज का, वो इसलिए है क्योंकि धरती हर चीज को अपनी ओर खींचती है, ग्रेविटी के कारण से वजन होता है। तो ये चंद्रमा की ग्रेविटी 1/6 है, यानी छठा भाग ही है। तो ये अगर 60 किलो का है कोई आदमी धरती पर, तो इसका छठा भाग, यानी इसको 6 से भाग दे दो आप, तो 60/6, तो 10 बार जाएगा, ये 10 टाइम्स डिवाइड होगा। 60 जो है वो 6 से 10 टाइम्स डिवाइड होगा, यानी 10 किलो ही रहेगा चंद्रमा पे उसका वजन, क्योंकि उसकी जो खींचने की क्षमता है वो धरती की तुलना में 1/6 है, यानी छठा भाग है। तो ये इसका आप इसको आंसर, आपको ये क्वेश्चन लिखना है तो आपको ऐसा करना है, इसके आंसर में 60/6, 6 क्यों? क्योंकि ये 60 तो इसका 60 kg तो इसका वेट है, और 6th जो पार्ट है वही वहां पर ग्रेविटी होती है मून पर, इसलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया इसको, तो 10 kg, ये 10 kg रहेगा उसका। चंद्रमा पे जो वजन है वो 10 किलो ही रहेगा। थिंग्स टू रिमेंबर, चीजें याद करने के लिए, यहां पर कुछ चीजें दी गई है। नंबर 1, लेसन इज फिनिश्ड डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन गिवन हियर। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं लेसन के वो दिए गए हैं, इनको एक बार हम रीड करेंगे और फिर इस क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। द यूनिवर्स इज ए वेस्ट, जो यूनिवर्स होता है, जो ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्स क्या है? इज ए वेस्ट यानी एक विशाल, इन्फिनिट यानी अनंत, स्पेस यानी एक स्पेस का मतलब होता है अंतर जिसको हम कहते हैं, शून्य जिसको हम कह सकते हैं। एक स्पेस जो है वो विशाल अनंत स्पेस यानी स्थान है, विच कंटेन्स जो कि रखता है, यानी जिसमें क्या क्या होता है, ऑल मैटर सारे पदार्थ, एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज और सभी आकाशीय पिंड। यूनिवर्स क्या है? एक अनंत, इन्फिनिट, और वेस्ट यानी विशाल, एक स्पेस है यानी एक स्थान है, अनंत है, विशाल है, जिसमें कि सारे मैटर होते हैं और सारे सेलेस्टियल बॉडीज यानी आकाशीय पिंड होते हैं। इस तरह का जो है वो यूनिवर्स कहलाता है। यूनिवर्स में ही सारी चीजें हैं, यूनिवर्स में ही लाखों गैलेक्सियां हैं, एक एक गैलेक्सी में लाखों सोलर सिस्टम है,
एक एक सोलर सिस्टम में कई प्लानेट हैं और कई मेटियोर्स, कई कॉमेट्स, कई सैटेलाइट, कई चीजें हैं, तो कितना विशाल होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। नंबर 2, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। विच इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। जो सन होता है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। नंबर 3, द सोलर फैमिली इंक्लूड्स, जो सौर परिवार है, जो सोलर फैमिली है, उसमें शामिल है। उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है सोलर फैमिली में? द सन यानी सूर्य, इट्स 8 प्लैनेट्स, इसके 8 ग्रह, एस्टिरोइड्स यानी क्षुद्र ग्रह, सैटेलाइट्स उपग्रह, कॉमेट्स यानी धूमकेतु, मेटियोर्स यानी उल्काएं, एटसेट्रा आदि। नंबर 4, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, धरती ही एक ऐसा प्लैनेट है इन द सोलर फैमिली में, विच सपोर्ट्स लाइफ, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जिस पर जीवन है। नंबर 5, द अर्थ हैज एनफ लिक्विड वाटर, पृथ्वी रखती है पर्याप्त तरल पानी, एंड ऑल एसेंशियल गैसेज, और सभी जरूरी गैसें, इन इट्स एटमॉस्फेयर, इसके वायुमंडल में, विच हेल्प टू सस्टेन लाइफ, जो कि मदद करता है जीवन को बनाए रखने में। सस्टेन यानी बनाए रखना। ये जो पर्याप्त पानी यहाँ पर है अर्थ पे, और जो सफिशिएंट जो नेसेसरी गैसेज हैं वो हैं, तो इसके कारण से यहाँ पर जो लाइफ है वो सस्टेन है, यानी बनाए रखता है, ये लाइफ को बनाए रखता है यहाँ पर। दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन, ये थे इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड नाउ द वर्ड गैलरी इज हियर, यहाँ पर वर्ड गैलरी दी गई है। वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, शब्दों का संसार। एक वर्ड आया था इस लेसन में, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? लाखों तारों का एक ग्रुप जो होता है वो गैलेक्सी होती है। यहां पर लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। मिलियन 1 मिलियन 10 लाख का होता है। ग्रुप ऑफ मिलियंस यानी कई 10 लाख। तो मिलियंस ऑफ स्टार्स यानी लाखों अरबों खरबों तारों का जो ग्रुप होता है वो गैलेक्सी कहलाती है। हम भी एक गैलेक्सी के पार्ट हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉमेट यानी धूमकेतु जिसको हम कहते हैं, जिसके पूंछ होती है, ये क्या है? स्फेयर्स यानी गोला होता है, ये गेंद होती है। गेंद का आया हुआ था लेसन में। स्फेयर्स ऑफ डस्ट, आइस, रॉक्स, ये एक गोला होता है। डस्ट यानी धूल, आइस यानी बर्फ, रॉक्स यानी चट्टानों, इनका एक गोला होता है ये। विच विजिट अवर सोलर सिस्टम, जो आता है हमारे सोलर सिस्टम में पीरियोडिकली यानी समय समय पर, एक निश्चित पीरियड से, निश्चित समय से ये हमारे सोलर सिस्टम में आता है। ऐसा जो ये गोला होता है, स्फेयर होता है, इसको कॉमेट कहते हैं। और बाद में जब ये सन के एकदम नियरेस्ट चला जाता है तो इसकी पूंछ बन जाती है लंबी, इसके अंदर गैस बनती है और गैस से पूंछ बन जाती है, हम पढ़ चुके हैं। मेटियोर्स क्या होते हैं? उल्काएं क्या होती है? चुंक्स ऑफ रॉक्स, चुंक्स का मतलब है टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े। दैट एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो धरती के वायुमंडल में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। एंड बर्न अप, और जल जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल में ही जल जाते हैं। सैटेलाइट, सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड। दैट रिवॉल्व्स, जो चक्कर लगाते हैं अराउंड ए प्लैनेट, एक प्लैनेट के चारों ओर। ये कुछ वर्ड्स थे जो इस लेसन में आए थे। नाउ इट इज प्रैक्टिस टाइम, और अब ये प्रैक्टिस टाइम है। यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स, आपको ये सभी क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं। बी अवेयर अबाउट द हैंड राइटिंग ऑलवेज, हमेशा अपनी हैंड राइटिंग के लिए अवेयर रहें। चूज द करेक्ट आंसर्स, सही आंसर को चुने। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉन्स्टलेशन यानी
ग्रुप, कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है तारों का ग्रुप, तारा समूह, नक्षत्र मंडल जिसको हम कहते हैं, उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। द कॉन्स्टिलेशन यानी तारों का समूह, शेप्ड जिसकी आकृति होती है, लाइक ए बुल, एक बुल की तरह यानी एक सांड की तरह, इज कॉल्ड उसको कहा जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमने पढ़ा था कॉन्स्टलेशंस के बारे में। देखिए ये कॉन्स्टलेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो देखिए बुल, ये रहा द बुल, बुल के जैसा कौन दिखता है? टाउरस। ये जो टाउरस कॉन्स्टलेशन है ये बुल के जैसा दिखता है, तो इसको टाउरस कहते हैं। तो हमें इसमें से ऑप्शन ढूंढना होगा, लियो, उर्सा मेजर, टाउरस और ओरियन। तो टाउरस यहां पर करेक्ट आंसर है, तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चारों ऑप्शन लिखने हैं, आपको ध्यान रहे। और अगर आपके 1 लाइन में चारों ऑप्शन नहीं आ पाते हैं तो 2 लाइन को यूज करें, लेकिन क्लियर, नीट एंड क्लीन लिखें। बिल्कुल भी आप फोर्सली इंसर्ट करने की कोशिश नहीं करें, वर्ड्स को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश नहीं करें कहीं पर भी। जितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है उतना स्पेस यूज करते हुए नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में आप काम करें। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ए गैसियस प्लैनेट। ये एक गैसों का प्लैनेट है। देखिए 8 प्लैनेट होते हैं सन अपने सौर मंडल में, अपने सोलर फैमिली में 8 प्लैनेट है। उसमें से जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है, पहले जो 4 प्लैनेट हैं जिसमें कि कौन कौन आते हैं, मैं आपको इसी से दिखा दूं। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों तो गैस के नहीं है, ये रॉकी हैं, यानी इनमें चट्टाने हैं खूब। और अगले जो 4 है ना, ये गैसियस प्लैनेट है, इनमें गैसें भरी है सब में। तो अब देखो इनमें से पूछा है कि गैसियस कौन सा है, तो देखो एक तो दिया हुआ है जुपिटर, मार्स, वीनस और मरकरी। तो मार्स, वीनस और मरकरी तो ये पहले 4 में से आ जाते हैं, तो ये तो रॉकी हैं, ये गैसियस नहीं है। ये जो जुपिटर है ये 5वां प्लैनेट है, तो ये गैसियस प्लैनेट होता है। तो इसके इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इट इज द क्वेश्चन नंबर 3, ए शूटिंग स्टार इज आल्सो कॉल्ड है। एक टूटता हुआ तारा और क्या कहलाता है? हम जिसको टूटता हुआ तारा कहते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए शूटिंग स्टार जिसको हम कहते हैं मेटियोर्स कहलाता है ये, लेकिन यहां पर देखिए वी कॉल दीज शूटिंग स्टार्स, हम इनको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। एक्चुअली ये मेटियोर्स होते हैं, उल्काएं होती है। तो यहां पर हमें इसका आंसर लिखना है, ए शूटिंग स्टार इज आल्सो कॉल्ड ए कॉमेट, सैटेलाइट, मेटियोर या एस्ट्रियोरॉइड। तो मेटियोर इसका करेक्ट आंसर है। उल्काएं जो होती है वो शूटिंग स्टार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लीव 1 ब्लैंक लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन एंड देयर ऑप्शंस। हर क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस के बाद में एक ब्लैंक लाइन लीव करना कभी नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, दीज हेवनली बॉडीज, ये जो आकाशीय पिंड हैं, आर पीरियोडिक विजिटर्स, ये समय समय पर दिखते हैं टू अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में। अभी अभी हमने पढ़ा है ये कॉमेट होते हैं, धूमकेतु होते हैं। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटियोर्स या सैटेलाइट्स। तो ये कॉमेट्स होते हैं जो पीरियोडिकली विजिटर होते हैं, जो एक निश्चित अंतराल पर दिखाई देते हैं सोलर सिस्टम में। हेली कॉमेट के बारे में हमने पढ़ा था जो 76 ईयर्स के बाद में दिखता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, द मून्स 1 साइड इज नेवर विजिबल। चंद्रमा की जो एक साइड है वो कभी दिखती नहीं है फ्रॉम द अर्थ, धरती से, बिकॉज यानी क्योंकि। चंद्रमा की एक ही साइड हमें दिखती है, दूसरी साइड दिखती नहीं है। और बिकॉज यानी क्योंकि, अब उसका कारण क्या है यहां से हमें ढूंढना है। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है कि इसकी मून की 1 साइड ही हम देख पाते हैं, क्योंकि इसका कारण हमने पढ़ा था कि ये 28 डेज ही तो रिवॉल्वेशन में लेता है, रिवॉल्व करने में यानी चक्कर लगाने में। अर्थ को रिवॉल्व करने में भी 28 डेज लेता है और अपने एक्सिस पर रोटेट करने में भी 28 डेज लेता है। दोनों की टाइमिंग इक्वल होने के कारण से हम इसका 1 पार्ट ही देख पाते हैं, ये कारण है।
अब वो कारण अपने को मिलेगा इनमें तो ठीक है, देखते हैं कौन सा दिखाया हुआ है इसमें। एक तो दिया हुआ है इसमें द साइड नेवर रिफ्लेक्ट्स सनलाइट टू अस ऑन अर्थ, कि वो जो साइड है वो कभी भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है धरती पर। धरती पर वो जो साइड है, जो साइड दिखती नहीं है, वो सनलाइट को कभी भी धरती पर रिफ्लेक्ट नहीं करती है। दूसरा लिखा हुआ है सनलाइट नेवर रीचेज दिस पार्ट, सनलाइट कभी भी इस पार्ट पर पहुंचती नहीं है। तीसरा लिखा हुआ है दिस पार्ट इज फुल ऑफ डीप क्रेटर्स, ये जो हिस्सा है वो खड्डों से, गहरे खड्डों से भरा हुआ है। वाइल सनलाइट रिमेन्स ट्रैप्ड, और इसलिए सनलाइट वहां पर फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो ये तीनों ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा है आज ही कि ये जो रोटेशन और रिवॉल्वेशन का जो टाइमिंग इक्वल है, 28 डेज में ही रोटेट करता है मून और 28 डेज में ही रिवॉल्व करता है, इसीलिए हम उसका 1 पार्ट देख पाते हैं। तो वो इनमें कहीं नहीं दिया गया है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें नन ऑफ दीज का यानी इनमें से कोई भी नहीं, ये आंसर आपको लिखना है। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर बी, ये अब क्वेश्चन नंबर बी है, बट टाइम इज ओवर ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का जो टाइम है वो ओवर हो गया है। वी विल डू दीज नेक्स्ट क्वेश्चंस, हम लोग इन अगले क्वेश्चंस को करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, अपने अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन टुडे। आज आपको एक तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन करना है एंड दीज 5 MCQs, और ये जो 5 MCQ दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सी यू एंड बाय।